गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हो। आप सभी बच्चों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का टॉप एक्सप्लेनेशन के हमारे सीरीज को बहुत ही प्यार दिया, अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे हम लोगों के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और टॉपिक 4 तक हम लोगों का हो गया था। टॉपिक 4 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 के टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा, आज हम लोगों का टॉपिक नंबर है टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 5 में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे अपना नोट्स जरूर बनाते रहे। हम बार बार कह रहे हैं, सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स बनाते रहो, क्योंकि एग्जाम के समय में यदि आपके पास आपका नोट्स नहीं है, मतलब आपके पास आपका कुछ भी नहीं है, तो आप अपना नोट्स बनाते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का टॉप एक्सप्लेनेशन का टॉपिक नंबर 5 देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो आज हम लोग देखेंगे, जो टॉपिक देखना है हम लोग को, वो टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज between the two charges so that the थर्ड चार्ज है, मान लो उसको नाम डाल देना Q, must so that the third charge make all the system be in इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये बताया है कि दो चार्जेस के बीच में यदि एक थर्ड चार्ज आ जा रहा है, दो चार्जेस के बीच में एक यदि थर्ड चार्ज आ गया तो थर्ड चार्ज क्या कर रहा है, बाकी पूरे सिस्टम को, जैसे कि एक चार्ज यहाँ Q1 है और एक चार्ज यहाँ Q2 है और इन दोनों के बीच में कोई एक चार्ज Q आ गया, तो Q के आने से क्या हुआ कि टोटल सिस्टम मतलब Q1, Q और Q2 को क्या कर रहा, इक्विलिब्रियम में ले आ गया, इक्विलिब्रियम में ले आएगा। और इसमें हम लोग को यही कैलकुलेट करना है कि Q वाले जो थर्ड वाला चार्ज है उसको कहां रखना है। Q जो चार्ज है, जो थर्ड चार्ज को वेयर टू प्लेस, मतलब कि जो दो चार्जेस के बीच में जब एक थर्ड चार्ज को ले आएंगे तो थर्ड चार्ज को हम कहां रखें ताकि Q1, Q2 और ये Q थर्ड वाला चार्ज तीनों जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब इसके ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना हो जाए, टोटल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर हो जाए 0, टोटल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाए, यही बताना चाहेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, समझे। दो चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज को ले आए और वो थर्ड चार्ज को दोनों चार्जेस के कहां पर रखेंगे, तो दोनों चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे ताकि पूरा सिस्टम मतलब Q1, Q और Q2 मतलब टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे इसके ऊपर वो 0 हो जाए, वही इक्विलिब्रियम कहलाता है और उसी का हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए और उसके आगे देखिए जल्दी से। हो गया, चलिए। तो इसमें देखो एक चीज दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि थर्ड चार्ज इन एन इक्विलिब्रियम। समझ लो क्या लिखा है, थर्ड चार्ज इन एन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या बताया है कि वेयर शुड टू कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस सच दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है इसमें कि दो चार्जेस को यहां पर रखा है। ठीक है, इसको मान लो यहां ले आओ, चलो यहां दो चार्जेस हैं, यहां पर एक चार्ज है यहां पर Q और एक चार्ज है यहां पर 4Q। ठीक है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस से कोई ज्यादा डिफरेंसेस होने वाले नहीं है। यहां पर मान लो प्लस Q दिया है, यहां पर दिया है प्लस 4Q। ठीक, यहां प्लस Q, यहां पर प्लस 4Q। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है x है
और ये जो Q है ये थर्ड चार्ज है। ये Q क्या है? ये थर्ड चार्ज है। इस थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखेंगे ताकि पूरा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, अब यहां देखो क्या करेंगे। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? x है। पूरा डिस्टेंस यदि x है तो ये वाला डिस्टेंस को तुम a ले लो और ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस l ले लो, l लेंथ ले लो। ठीक है, l ये पूरा डिस्टेंस कितना है? x है। ये वाला डिस्टेंस को l ले लो और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस l हो जाएगा। क्लियर? पूरा डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस x है। ये वाला डिस्टेंस को l ले लो तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस l होगा। ठीक, चलो इतना हो गया। अब ये बताओ कि फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में होने के लिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए टोटल नेट फोर्स कितना होगा? टोटल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर कितना होगा? Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टोटल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मान लो F1 लग रहा है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F2 होगा। समझ रहे हो? ये कैपिटल थर्ड चार्ज से Q का, ये Q1 है मान लो, ठीक है, और ये हो गया Q2। ठीक, तो थर्ड चार्ज Q से Q1 का फोर्स और Q से Q2 का फोर्स जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होना चाहिए ना, मतलब F1 और ये वाला F1 इक्वल टू F2, तभी ना आएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, तभी तो होगा। तो ये माइनस उधर गया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा नेट रिजल्टेंट फोर्स 0, दोनों का फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक, F1 का वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। चलो F1 का मतलब Q1, तो Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू F2 का K इंटू Q, तो Q कितना है इसका Q कितना होगा? 4Q। इसका Q कितना है? 4Q। और ये वाला थर्ड चार्ज कितना है? थर्ड चार्ज एक बार F1 मतलब प्लस Q पे लगा रहा और थर्ड चार्ज Q जो है एक बार 4Q पे लगा रहा, और इन दो इसका डिस्टेंस कितना है? x माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? तो दोनों को इक्वल कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। तो सबसे पहला चीज K कैंसल्ड, Q कैंसल्ड, ये Q कैंसल्ड, तो 1 अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x माइनस l का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, चलो जल्दी बताओ, यहां सॉल्व करने। अब क्या करेंगे यहां पर कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताओ। ये क्या हो जाता है भाई बोर्ड पे? हाँ, तो ये आएगा 1 अपॉन l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन l इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस l इज इक्वल टू 2l। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था? l का। x इज इक्वल टू 2l प्लस l, x इज इक्वल टू 3l, x बाय 3 इज इक्वल टू l। मतलब क्या आया कि थर्ड चार्ज को हमको कहां रखना होगा? थर्ड चार्ज Q must be placed at a distance of x by 3, at a distance of x by 3। ठीक है, हमको तो x by 3 फ्रॉम कहां से? x by 3 फ्रॉम कहां से बताओ तो? x by 3 का मतलब क्या होता है? x by 3 का मतलब 0.33x। तो हम लोग को किसके ज्यादा नजदीक रहना पड़ेगा? बड़े वाले चार्ज के, छोटे वाले चार्ज के? हम लोग छोटे वाले चार्ज के ज्यादा नजदीक रहेंगे, क्योंकि छोटा चार्ज तो हमको नजदीक से ही खींच पाएगा और बड़ा वाला चार्ज तो हमको बहुत दूर से भी खींच लेगा, क्योंकि उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? x by 3 फ्रॉम प्लस Q। अच्छा, ये आया इतना, तो 1 में से माइनस कर दो। मान लो 1 में से 1 का मतलब क्या होगा? 1 में से तुम यदि माइनस करोगे, ये कहां आएगा? फ्रॉम Q। और इधर से यदि देखेंगे तो x माइनस 0.33x इज इक्वल टू 0.66x आएगा। ये कहां आएगा? फ्रॉम 4Q। ठीक है, प्लस 4Q। ठीक, तो ये ऐसे, और x माइनस x बाई 3 कर लो तो कितना आएगा? 2 by 3 फ्रॉम
प्लस 4q। समझ गए? ये ध्यान देना कि जो भी डिस्टेंस आएगा ज्यादा नजदीक छोटे चार्ज के रहेंगे और ज्यादा दूर रहेंगे बड़े चार्ज के। क्यों? क्योंकि छोटा चार्ज छोटा होने के कारण, मैग्नीट्यूड छोटा है तो वो हम लोग को नजदीक से ही खींच पाएगा, और बड़ा चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग को दूर से भी खींच लेगा। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? छोटा चार्ज नजदीक से ही खींच पाएगा हम लोग को, और बड़ा चार्ज हम लोग को दूर से भी खींच लेगा। मतलब ये है कि यहाँ यदि Q था और यहाँ पर प्लस 4Q था तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये वाले चार्ज को यहाँ रखना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस x/3 लेंगे। समझ रहे हो? ये डिस्टेंस x/3 लेंगे और ये वाला डिस्टेंस लेंगे 2x/3, क्योंकि ये छोटा वाला चार्ज जो है मतलब नजदीक से ही खींच पाएगा और ये बड़ा वाला चार्ज हमको दूर से भी खींच लेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब हम लोग इस Q को यहाँ पर रखेंगे, Q से 2x/3 के डिस्टेंस पे, और 4Q से 2x/3 के डिस्टेंस पे रखेंगे। इसको नोट करिए, आप जल्दी से नोट करिए। हो गया? अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताते हैं, उसको आप नोट कर लो। यहां पर एक आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताते हैं, इसको नोट कर लो। अब ये देखो कि जैसे कि मान लो पोजीशन पूछा ना थर्ड चार्ज का कि कहां रखेंगे, तो पोजीशन ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला एमसीक्यू में आएगा, डायरेक्ट बना देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम में पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको x का वैल्यू निकालने के लिए Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 अंडर रूट। ठीक, ये अंडर रूट नोट करिए इसको जल्दी से आप लोग। Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 अंडर रूट, सब चीज अंडर रूट में है। तो Q1 कितना था? Q1 कितना था इसमें? Q1 Q था। चलो Q1 Q था मतलब 1, Q1 Q था मतलब क्या होगा? 1। Q2 कितना था? 4Q मतलब 4, नंबर खाली लेना। अरे प्लस Q का मतलब क्या होगा? 1, और प्लस 4Q का मतलब क्या होगा? 4। ठीक, तो ये प्लस 1 अंडर रूट। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 डिवाइडेड बाय 3 मतलब आया ना L/3, आया था ना x का वैल्यू, x/3 आया था। यहां पर देखो x/3 आया था, आ गया। ठीक है, ये x नहीं मतलब ये पोजीशन निकालने का फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज निकालने का फॉर्मूला। और x/3 कहां आएगा? फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज मतलब छोटे चार्ज से इतने दूर पे रखेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है, ये वैल्यू आता है फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, छोटे चार्ज से इतना दूर पे रखेंगे। नोट कर लेंगे, छोटे चार्ज से इतने दूर पे रखेंगे। ये आपका आंसर आ गया, हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है ना, ये छोटे चार्ज से दूरी आया। बड़े चार्ज से पूछेगा तो x माइनस कर दो, तो 2x/3 फ्रॉम बिगर मैग्नीट्यूड चार्ज। ठीक है, फ्रॉम बिगर मैग्नीट्यूड। बड़े चार्ज से पूछेगा तो डायरेक्ट यही होगा, और बड़े स्मॉलर चार्ज से पूछेगा तो डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और बिगर चार्ज से पूछेगा तो जो वैल्यू आएगा उसको x में से माइनस कर लेना। ठीक है, तो हो गया। आप लोग चलिए इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने के लिए, आप लोग 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको 12 में एक चीज ये पता है कि बुक का फुल फॉर्म आपको पता है? बुक का, सभी बच्चे बुक आप लोग LKG से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 12 तक आ गए हो। बुक का आपको फुल फॉर्म बताएं हम? बुक का होता है बल्क, O फॉर होता है ऑफ, फिर O फॉर होता है ओशियन, और K का होता है नॉलेज। तो बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। ठीक है, बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। तो बुक का यही फुल फॉर्म होता है, बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। ठीक है, तो चलिए इस तरह के छोटे मोटे जीके क्वेश्चंस बीच में पूछ लेने से आपके अंदर ये पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट बना रहता है, तो बना रहना चाहिए। और ये आपका, चलिए हो गया फुल फॉर्म। अब आगे इसको बनाया जाए, क्वेश्चन को पढ़िए और फटाक से बनाइए जल्दी से। क्या लिखा है? वेयर शुड टू पुट द थर्ड चार्ज सो दैट Q मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अभी हम क्या बोले थे कि माइनस प्लस से कोई बड़ा वैल्यू मतलब कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। तो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देख रहे हैं। पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज
थर्ड चार्ज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 अंडर रूट, ये अंडर रूट, ठीक। लोग चलो निकालो निकालो, देखते हैं कितना आता है। इसका वैल्यू क्या है 1, इसका वैल्यू क्या है -9, तो 9 लेके चलेंगे, माइनस प्लस से नहीं मतलब है, 9 और प्लस फिर इसका 1, तो ये हो गया अंडर रूट। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4, 1/4 आया। मतलब 1/4 मतलब क्या लिखेंगे, x/4 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज क्या है Q, ठीक। और या तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x/4 मतलब 3x/4 फ्रॉम बिगर चार्ज। बिगर चार्ज कौन है इसमें, बिगर चार्ज कौन है -9Q, बिगर चार्ज कौन है -9Q, क्लियर। बिगर चार्ज है -9/Q। इसको चलो लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करके देखे, तो अभी लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करके देखेंगे, तो इसको हम लोग मान लो ले लो L और इसको ले लो x माइनस L, इसको ले लेंगे x माइनस L, अभी जैसे सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको ले लेंगे L और इसको ले लेंगे x माइनस L। चलो सॉल्व किया जाए, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा मान लो F1, ये जो फोर्स लगेगा F2। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए F1 इज इक्वल टू F2, F1 का वैल्यू K इंटू Q इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q, K इंटू इसका वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 9Q, तो माइनस प्लस से मतलब नहीं होता है, 9Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का नहीं, x माइनस L का होल स्क्वायर, L माइनस x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू कैंसिल होगा, जो जो कैंसिल होगा कैंसिल करो, K कैंसिल, Q कैंसिल, ये कैपिटल Q कैंसिल, 1/L स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय x माइनस L का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस L का होल स्क्वायर। नोट कर लिए हैं, क्वेश्चन का काम खत्म, क्वेश्चन को उड़ा दिया जाए, क्वेश्चन को चलो उड़ा देते हैं। चलो बहुत अच्छा, चलो आगे सॉल्व किया जाए, इसको थोड़ा सा प्रीव्यू करके शॉर्ट कर लिया जाए। देखना यही आंसर आएगा, जो डायरेक्ट प्रोसेस से आएगा सिर्फ वही आंसर आना है, डायरेक्ट वाले प्रोसेस से जो आंसर आएगा वही आएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1/L इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस L, ठीक है। ये मतलब ये काट देंगे, ठीक, मतलब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो यही ना आएगा स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ठीक। तो ये हो गया x माइनस L इज इक्वल टू 3L, x इज इक्वल टू 3L प्लस L, x इज इक्वल टू 4L। तो हमको x का वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू L का वैल्यू x/4, x का वैल्यू L का वैल्यू x/4 आया। तो देखो यहाँ पर पहले भी बताया था x/4 आया ना, x/4, तो x/4 कहां से, स्मॉलर चार्ज से, क्योंकि x/4 का मतलब होता है 0.25x और इसका मतलब होता है 0.75x। तो हम लोग ये छोटा है तो छोटे चार्ज के ज्यादा नजदीक रहेंगे और बड़े चार्ज से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि बड़ा चार्ज दूर से भी खींच लेता है हम लोग को। तो इसको नोट करिए और उम्मीद है कि आप लोग इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज मतलब थर्ड चार्ज को दो चार्जेस के बीच में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके आगे का टॉपिक देखिए। चलिए इतना हो गया, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है, परमिटिविटी देखेंगे एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी को देखना है हम लोगों को इस टॉपिक में, ठीक। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो सभी लोग जो इस फॉर्मूला को आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स लॉ। क्या बोलते हैं, COLOM कूलम्ब्स, COLOUMBS, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। कुलाम्बो नहीं, कुलाम्बो तो कैपिटल ऑफ श्रीलंका होता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक। जिसमें से K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, इसको एप्सिलॉन पढ़ेंगे, EPSILON एप्सिलॉन,
ठीक है, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन, EPSILON, ठीक, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक। अच्छा, अब बात ये होता है यहां पर कि एप्सिलॉन है क्या एक्चुअल में ना, तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ये K का वैल्यू है, ठीक, K का वैल्यू। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता था K का वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, 1/4 पाई, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान देना, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि ज्यादा होगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कम होगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसको नोट करिए। अब एप्सिलॉन क्या होता है हम उस चीज को आपको बताते हैं, चलिए नोट करिए जल्दी से। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन क्या डिनोट करता है यहाँ पर, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी क्या होता है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर परमिटिविटी क्या है, हम बता देते हैं। देखो, एप्सिलॉन मींस द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और डिफरेंट मीडियम्स have different mediums have different permittivity। अब परमिटिविटी क्या है उसको आपको हम बताते हैं, इसको नोट करो, समझ हम क्या बोले। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कॉलम्स लॉ होता है, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन होता है 1/K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका मतलब ये बता रहा है कि फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ज्यादा एप्सिलॉन कम, ठीक, फोर्स कम एप्सिलॉन का वैल्यू ज्यादा। अब एप्सिलॉन का है क्या, एप्सिलॉन क्या होता है कि मींस द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी सब्सटेंस का परमिटिविटी क्या है वही ये चीज बताता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है वो किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को बताता है, और अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग मीडियम्स का अलग अलग परमिटिविटी होगा, मतलब उसका अलग अलग एप्सिलॉन होता है। अब बात यह है कि परमिटिविटी क्या है वो चीज को हम बताते हैं, इतना नोट करो आप। चलिए, ये हो गया एप्सिलॉन, आप समझ गए परमिटिविटी। अब आपको हम बताते हैं कि क्या होता है। देखो, परमिटिविटी का मतलब क्या दिया हुआ है कि परमिटिविटी का डेफिनेशन देखो, मींस इट परमिट्स का मतलब क्या होता है, अलाउ, अच्छे से समझना। मींस इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब इंटरनल अट्रैक्शन, इंटरेक्शन का मतलब इंटरनल अट्रैक्शन, अंदर से जो अट्रैक्शन होता है उसको कहेंगे इंटरेक्शन, ठीक है। फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन मतलब इंटरनल अट्रैक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस इंक्रीजेस इट्स फील्ड बट डिक्रीजेस द फोर्स फील्ड बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब देखो क्या बताना चाह रहे हैं, हम बता रहे हैं, जैसे Q1 और Q2 है, इन दोनों के बीच में आपस में एक डिस्टेंस R है, तो परमिटिविटी क्या करता है, देखो परमिटिविटी क्या करता है, परमिटिविटी क्या कर रहा है, ये इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को घटाता है। मतलब दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको क्या करता है, लेस करता है, एंड अलाउ इट्स ओन फील्ड to increase the interaction between the charges, between the charges, समझ गए। और उसी को बोलते हैं परमिटिविटी। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो दो चार्जेस रखा है, जैसे कि मान लो ये दो चार्ज है,
ये दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है। तो परमिटिविटी क्या करता है कि वो परमिटिविटी जब उन दोनों के बीच में आएगा तो दोनों के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देगा और अपना एक फील्ड बना लेगा दोनों के बीच में, और दोनों को कहेगा कि अब तुम हमारे फील्ड में आके सट जाओ, और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, कम कर देता है और अलाउ करता है अपने फील्ड को, अलाउ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, फोर्स को कम कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है और एक अपना फील्ड लेकर आता है और अपने फील्ड को कहता है कि अब तुम जाओ दोनों चार्जेस के बीच में जाकर लग जाओ और दोनों चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दो और अब मेरे वाले फील्ड को ले जाओ, और मेरे फील्ड को ले जाने के बाद हमारे फील्ड के अंदर के बीच के इंटरेक्शन के कारण दोनों चार्जेस को आपस में सटा लो। समझिए, मतलब एक लाइन में समझोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, लेस करना, और परमिटिविटी वाले फील्ड को इंक्रीज करना, जिसके कारण चार्जेस के बीच में परमिटिविटी के चलते इंटरेक्शन आ जाए और चार्जेस आपस में घिंचा चला है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिटिविटी। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होने पे परमिटिविटी कम होता था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होने पे परमिटिविटी ज्यादा हो जाता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको नोट करिए। अब आप समझ चुके होंगे कि परमिटिविटी क्या है, और परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, जो EPSILON। ठीक है, नोट करिए इसको आप जल्दी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे है, ये होता है परमिटिविटी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन जो है वो मैक्सिमम कहां होगा, ये एप्सिलॉन मैक्सिमम कहां होगा, चलो जल्दी से बताओ, एप्सिलॉन मैक्सिमम कहां होगा, कहां होगा बताओ तो। फ्री स्पेस में होगा, फ्री स्पेस में होगा कि किसी मीडियम में होगा, चलो सोच के बताओ। फ्री स्पेस में होगा कि मीडियम में होगा, जल्दी बताओ, चलो बताओ। एप्सिलॉन जो है वो मैक्सिमम कब होगा, फ्री स्पेस में मैक्सिमम होगा कि मीडियम में होगा। तो फ्री स्पेस का मतलब है कम, फ्री स्पेस का मतलब है कम, फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम में जो है ये ई जो है वो मिनिमम होता है, मिनिमम। ठीक है, और जब मीडियम होगा तो कहां होगा, मतलब मीडियम में क्या होगा, ई जो है ऐसे यहां पर नोट कर लो। चलो देखो हम बताते हैं, ई जो है वो मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम होगा मीडियम में, मीडियम में। ठीक है, मीडियम में ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ई जो होगा मिनिमम कहां होगा, तो ई मिनिमम कहां होगा, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस में ये क्या होगा, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम। ठीक, चलो ये समझ गए। अब जब फ्री स्पेस में आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर सिर्फ इसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यदि दो चार्जेस को हम लोग एयर में ले लेंगे, दो चार्जेस को किसी मीडियम में ले लेंगे, तो उसमें हम लोग सिर्फ कहेंगे एप्सिलॉन। ठीक, और वही दो चार्जेस को यदि हम लोग फ्री स्पेस में ले लेंगे, वैक्यूम में ले लेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। और एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होता है, मीडियम में होता है, और सबसे कम कहां होता है, फ्री स्पेस में होता है। अब इसी का क्योंकि फोर्स उल्टा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, मतलब परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे कम होगा कहां, सबसे कम कहां होगा, मीडियम में। सबसे कम मतलब मिनिमम होगा, मिनिमम। मिनिमम कहां होगा, मीडियम में। मिनिमम कहां होगा, मीडियम में। ठीक है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F0 मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कहेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब
जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कहां निकालेंगे, दो चार्जेस के बीच में स्पेस में या फ्री स्पेस या वैक्यूम में निकालेंगे, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम, समझ गया। और उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे उसको, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे किसी मीडियम में, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब किसी वो स्पेस में आ जाएगा, कहां आ जाएगा, स्पेस या वैक्यूम में आएगा, स्पेस और वैक्यूम में आएगा, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए, इतना नोट कर लो आप लोग। मतलब एप्सिलॉन का सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, मीडियम में, लेकिन फोर्स का इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मीडियम में। एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे ज्यादा कम कहां होगा, फ्री स्पेस में होगा, इसको कहेंगे एप्सिलॉन नॉट या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, स्पेस में कोई चीज आ गया तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है। ठीक, स्पेस में कोई भी चीज आएगा तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट। क्या कहेंगे इसमें, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसमें क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको नोट करिए आप। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप एक चीज और समझ लीजिए। देखो, एक चीज आपको ये समझना है कि यदि परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन परमिटिविटी यदि मीडियम में दे दे, और परमिटिविटी मतलब ये कहाँ है, स्पेस में, ये स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम कह लो, ये है फ्री स्पेस या वैक्यूम में कह लो, और ये क्या है, मीडियम है। तो इस कंडीशन में कहां पर ज्यादा होगा, मीडियम में ज्यादा होगा परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब क्या, परमिटिविटी। और यदि फोर्स मीडियम में कह दे, और फोर्स यदि आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां कह दे, मीडियम में कह दे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कह दे वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम ऐसे करके लिख लो। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मीडियम में कह दिया, मीडियम में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कह दिया स्पेस या वैक्यूम में, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी बताएं, यहां पर देखो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ये कहां है, वैक्यूम में है और फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये यहां ज्यादा होगा। समझ गया क्यों, अभी बताया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक, नोट कर लेंगे इसको। यदि परमिटिविटी फ्री स्पेस में रहता है तो एप्सिलॉन नॉट, और उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्री स्पेस में आएगा तो उसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। नोट कर लेंगे आप इसको। अब इसके बाद देखिए, चलिए आप समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन। ठीक, अब यहां पर देखो, अभी एक चीज बताए थे कि परमिटिविटी जो है, मतलब परमिटिविटी जो है, जिसको हम लोग परमिटिविटी जो है मतलब एप्सिलॉन जो होगा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। हर मीडियम का एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, हर मीडियम में अलग अलग होता है। तो देखो, सबसे जो है एयर में क्या है, एयर में एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, एयर में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्री स्पेस में क्या है, 9 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वाटर में क्या है, 7.12 इंटू 10⁻10 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ग्लास में क्या है, 3.01 इंटू 10⁻11 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझिए, मतलब कोई भी चीज जितना ज्यादा डेंस होता जाएगा, जितना ज्यादा डेंस होगा, मोर डेंस मीडियम हैव मोर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। मोर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी। तो ये आप ध्यान देखेंगे कि एप्सिलॉन जो है, कोई भी चीज जितना ज्यादा डेंस होगा, मोर डेंस, तो मोर एप्सिलॉन का वैल्यू। देखो, ग्लास जैसे ज्यादा डेंस होता है, तो ग्लास ज्यादा डेंस है तो ग्लास का देखो वैल्यू इतना है। ठीक है, ग्लास में जो परमिटिविटी का वैल्यू है वो दिया हुआ है 3.01 इंटू 10⁻⁻10 होगा। ठीक है, तो 3.01 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ज्यादा डेंस सब्सटेंस का परमिटिविटी ज्यादा होगा। चलो नोट कर लो इसको आप। चलिए, हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी
परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? ई आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ई मतलब अभी बताया था ना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, एप्सिलॉन एलओएन ना। तो कंफ्यूजन नहीं, बार बार वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा देखो, सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ द permittivity of substance, it is the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity in air or free space, in air or free space और वैक्यूम, ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो एक चीज ध्यान देना, एयर और वैक्यूम में हम लोग सेम लेके चलते हैं, परमिटिविटी वैल्यू सेम लेके चलते हैं, सेम, ठीक है, सेम वैल्यू लेकर चलते हैं। 9 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही वैल्यू लेकर चलेंगे, ठीक है। जो कि थोड़ा सा वैल्यू अभी बताया तो चेंज होता है, जैसे देखो एयर में 8.85 × 10⁻12 होता है और वैक्यूम में जो है ये होता है, तो हम दोनों में लगभग यही वैल्यू लेके चलते हैं, 9 × 10⁻12 वाला ही वैल्यू लेके चलेंगे, वैक्यूम में भी और एयर में भी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी की तरह है, क्लास 10 में रिलेटिव डेंसिटी में जैसे पढ़े होगे, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की तरह है, सेम चीज है ये। देखो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन एयर और फ्री स्पेस, और एयर और फ्री स्पेस, ठीक, या वैक्यूम, नोट कर लेंगे। तो हम लोगों को मान लो जैसे तुमको हम क्वेश्चन देते हैं कि इफ द क्वेश्चन है, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दिया, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दिया हुआ इज 81, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर का परमिटिविटी चलो निकाल के बताओ, जल्दी से निकालो, तो वाटर का परमिटिविटी निकाल के जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बता सकता है, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी बताओ, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, चलो बताओ, फॉर्मूला लगाओ, रिलेटिव डेंसिटी की तरह है या वो उसकी तरह, क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह, स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। अच्छा ये याद रखना कि रिलेटिव परमिटिविटी का इट हैज नो एसआई यूनिट, इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो, ठीक, बिकॉज इट इज अ रेशियो, ये रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब आगे कैसे करें? रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई आर इज इक्वल टू ई मीडियम वाटर ई डिवाइडेड बाय एयर, ठीक, ई आर, अब इसका ई आर का वैल्यू दिया हुआ 81, ई डब्ल्यू नहीं दिया, रिलेटिव परमिटिविटी इन वाटर नहीं दिया, एयर, एयर का वैल्यू कितना होता है? एयर का वैल्यू मान लो 8.85 × 10⁻12 क्या है? 8.85 × 8.85 ना, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्या करेंगे? 81 × 8.85 × 10, चलिए इसके बाद क्या करेंगे? 81 × 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या निकलेगा? ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू का मतलब परमिटिविटी इन वाटर, ठीक। तो ये आपका निकल गया। इस तरह से परमिटिविटी हम लोग निकालते हैं और इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के रिलेटिव परमिटिविटी निकाला जा सकता है, या किसी भी सब्सटेंस का परमिटिविटी एयर या फ्री स्पेस या किसी मीडियम में निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए, उसके आगे देखिए। अभी चलिए हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग, चलिए इसके बाद हम लोगों को देखना है कि कैलकुलेट द या फाइंड द रिलेशन, ठीक, फाइंड द relation between the electrostatic force in the medium and in the
फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका मतलब क्या कहा है कि एक बार जो है मान लो दो चार्जेस दिया हुआ है, ये दो चार्जेस Q1 Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। एक बार फर्स्ट केस में इसको किसी मीडियम में ले लो, और सेकंड केस में इसको आप ले लो वैक्यूम में, इसको आप वैक्यूम में ले लो। तो यहां पर क्या होगा, एप्सिलॉन क्या होगा, m होगा, और यहां पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां पर होगा क्या होगा, एप्सिलॉन m, मतलब मीडियम में, और यहां क्या होगा, एब्सोल्यूट एप्सिलॉन मतलब वैक्यूम में, ठीक। तो हम लोगों को क्या कहा है कि मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, वो क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस वाला हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ठीक, समझ गए। मतलब हम लोगों को एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है मीडियम में, और एक बार हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है कहां, स्पेस में, फ्री स्पेस में, ठीक। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, इन दोनों का रिलेशन पूछा है, क्या होगा। तो इसको चलिए बनाया जाए, चलिए इसको बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि मीडियम में निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R², डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर क्या होगा, फ्री स्पेस में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R²। याद है ना, यदि परमिटिविटी या एप्सिलॉन जिसको हम लोग मीडियम में कहेंगे तो EM लिखेंगे, और यदि फ्री स्पेस या वैक्यूम में कहेंगे तो E0 लिखेंगे, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, F हो गया यहां पर M, और ये हो गया F0, ठीक, स्पेस। तो इसमें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और बाकी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बाकी सब क्या क्या कैंसिल होगा, जल्दी बताओ, ये सब कैंसिल हो रहा है, ठीक। ये तो बचा क्या, 1/EM अपॉन 1/E0। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, EM डिवाइडेड बाय EO, FO इज इक्वल टू EO डिवाइडेड बाय EM, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी का हम फॉर्मूला बताए थे, EM डिवाइडेड बाय E0 था। तो इसका मतलब E0 डिवाइडेड बाय EM का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/ER बनेगा। देखिए 1/ER, ठीक है, E0/EM का वैल्यू क्या आया, 1/ER, ठीक। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, FM/FM डिवाइडेड बाय F0 इक्वल टू E0/EM का वैल्यू क्या आया, 1/ER, ठीक। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, F0 इज इक्वल टू FM इंटू ER। ये क्या आएगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इंटू ER क्या आया, ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ER मतलब हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग, देखो ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं, इस फॉर्मूला से रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, इस फॉर्मूला से हम लोग, अच्छा ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम या स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और स्पेस, ठीक, क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और स्पेस। अब इस फॉर्मूला से हम लोग यदि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो किसी मीडियम में दिया हो और रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का पता चल जाए, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम या स्पेस में कितना होगा। तो ये फॉर्मूला को आप लर्न कर लेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। तो ये था आज हम लोगों का टॉपिक नंबर 5, और इस टॉपिक में आप लोगों ने देखा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, और बहुत सारी चीजों को आप लोगों ने देखा। अब अगले वीडियो टॉपिक 6 में, और टॉपिक 6 में हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे।